वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 13 का पार्ट 12 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है पैरासिटिज्म के बारे में। ठीक है, तो पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक स्पीसीज को फायदा तो दूसरे को नुकसान। अब ये है फायदे वाली स्पीसीज, ये है नुकसान वाली। तो जिस स्पीसीज को फायदा होता है उसका नाम होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। ठीक है, और जिसको नुकसान होता है उसे बोलते हैं होस्ट। तो देखो, पैरासिटिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन होता है स्पीसीज के बीच में जिसमें एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज की बॉडी में रह के उससे न्यूट्रिशन डिराइव करती है, मतलब उससे खाना लेती है। तो अगर हम यहां पे बोलें तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, जो पैरासाइट होता है ना, वो होस्ट की बॉडी में रह के उससे न्यूट्रिशन लेता है, उससे खाना लेता है। अब इससे नुकसान क्या है? देखो, पैरासाइट का फायदा क्या है? सबसे पहले पैरासाइट को तो रहने की जगह मिल रही है, उसको फ्री में खाना भी मिल रहा है ना, होस्ट की बॉडी से। बट होस्ट का नुकसान क्या हो रहा है? होस्ट का नुकसान सबसे पहले तो ये हो रहा है कि होस्ट को खाना जो है वो बांटना पड़ रहा है ना। होस्ट का जो खाना है वो पूरा होस्ट को नहीं मिल रहा, वो पैरासाइट भी ले रहा थोड़ा बहुत। एक तो ये नुकसान है। दूसरा क्या होता है, कभी कभी जो मतलब ज्यादातर क्या होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं ना, वो होस्ट में कुछ डिजीजेस करते हैं। मतलब जो पैरासाइट्स होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। क्लियर? तो इससे क्या होता है, होस्ट में कई सारी डिजीज होने का खतरा रहता है, जिससे उसको नुकसान होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। कंसिडरिंग दैट द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ एंश्योर्स फ्री लॉडिंग एंड मील्स। अब देखो, आपको पता है कि पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक जो स्पीसीज रहती है जो कि पैरासाइट है, उसको फ्री में रहने की जगह मिलती है ना, और फ्री में खाना मिलता है। क्लियर? इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैज evolved in so many taxonomical groups from plants to higher vertebrates। अब देखो, जो पैरासिटिज्म होता है ना, वो कई सारे टेक्सोनॉमिकल ग्रुप्स में आपको दिखता है। मतलब प्लांट्स में भी पैरासिटिज्म दिखेगा और हायर वर्टिब्रेट्स में भी पैरासिटिज्म दिखेगा। अब प्लांट में किस तरीके से पैरासिटिज्म दिखता है या एनिमल में किस तरीके से पैरासिटिज्म दिखता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल की मदद से। Many parasites have evolved to be host specific। अब देखो, कई सारे ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कि जैसे एक ये पैरासाइट है और यहाँ पे मान लो एक ये होस्ट है। ठीक है, H1 इसको होस्ट ले लेते हैं, डिनोट कर देते हैं 1 से। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पैरासाइट है ना, ये सिर्फ इसी होस्ट की बॉडी में रह सकता है, किसी और दूसरे होस्ट की बॉडी में नहीं रह सकता। जैसे मान लो यहाँ पे एक दूसरा होस्ट है H2, तो ये पैरासाइट इस होस्ट की बॉडी में नहीं रह सकता। ठीक है, इस पैरासाइट ने क्या कर रखा है, अपने आप को इसी तरीके से इवॉल्व किया हुआ है कि ये एक ही होस्ट के अंदर रह पाता है। तो इसीलिए यहां पे क्या होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं कई सारे, वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। दे कैन पैरासिटाइज ओनली ए सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट। अब वही चीज यहां पे लिखी है कि जो पैरासिटिज्म में कई सारे ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि ना स्पेसिफिक होते हैं एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए, in such a way that both host and parasite tend to co-evolve। अब co-evolve का मतलब क्या होता है? co-evolve का मतलब है कि यहाँ पे ये जो पैरासाइट है और एक ये होस्ट है। ठीक है, तो मतलब मान लो कि होस्ट ने क्या किया, अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है, कुछ चेंजेस कर दिए, तो पैरासाइट क्या करेगा, अपनी बॉडी में भी कुछ चेंजेस कर देगा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं को-इवॉल्व होना, साथ साथ इवॉल्व होना। तो होस्ट ने अपनी बॉडी में चेंज किया, तो इसी तरीके से पैरासाइट ने भी अपनी बॉडी में चेंज कर दिया। देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या है, दैट इज इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग और रेजिस्टिंग द पैरासाइट। ठीक है, समझो इसको, होस्ट ने क्या किया, अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस करे। और चेंजेस क्यों करे? ताकि होस्ट जो है वो पैरासाइट से छुटकारा पा सके, क्योंकि पैरासाइट से तो होस्ट को नुकसान हो रहा है ना। तो होस्ट ने, ध्यान से समझना, होस्ट ने पैरासाइट से छुटकारा पाने के लिए अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करे। क्लियर? अब यहां पे क्या बोला उसने, द पैरासाइट हैज टू इवॉल्व मैकेनिज्म टू काउंटरएक्ट एंड न्यूट्रलाइज देम इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीसीज। तो ठीक है, होस्ट ने अपनी बॉडी में चेंज किया, तो पैरासाइट भी क्या करेगा, अपनी बॉडी में चेंज कर देगा। अब पैरासाइट ने जब अपनी बॉडी में चेंज किया तो उससे क्या हुआ कि ये जो पैरासाइट है ये दोबारा फिर से होस्ट की बॉडी में प्रॉपरली रहने लगा। ठीक है ना, समझ में आया? सबसे पहले होस्ट है, होस्ट ने क्या किया, अपनी बॉडी में चेंजेस कर दिए ताकि वो पैरासाइट से छुटकारा पा सके, है ना, उससे दूर जा सके, सीधी बात। बट लेकिन पैरासाइट ने भी क्या किया, अपने में फटाफट चेंजेस कर लिए ताकि वो फिर से होस्ट की बॉडी में प्रॉपरली रह सके।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं को इवॉल्व होना। इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफस्टाइल, अब देखो पैरासाइट की लाइफस्टाइल आपको पता है, वो होस्ट की बॉडी में रह के उससे न्यूट्रिशन लेता है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, पैरासाइट्स इवॉल्व स्पेशल एडेप्टेशंस। पैरासाइट ने क्या किया, अपने में कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस करे, जैसे कि सच एज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, है ना। अननेसेसरी सेंस ऑर्गन है तो उनकी मतलब जो अननेसेसरी है, जिसकी जरूरत भी नहीं है, तो उसको क्या किया पैरासाइट ने, लॉस कर दिया। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स, एडेसिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो कि पैरासाइट को हेल्प करते हैं होस्ट की बॉडी से जुड़ने के लिए। ठीक है, जैसे कि सकर्स टू क्लाइम ऑन टू द होस्ट। ठीक है, सकर्स क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे पैरासाइट क्या करता है ना, होस्ट की बॉडी पे ऊपर क्लाइम करता है या उस पर चिपक जाता है। फिर लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं, तो उसको क्या कर दिया गया, लॉस कर दिया गया। एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को डेवलप किया। ठीक है, तभी तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या आते हैं, अपने नंबर को बढ़ा देते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, फास्टली। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स। अब देखो जो पैरासाइट की लाइफ साइकिल होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें क्या होता है, इन्वॉल्विंग 1 or 2 इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स टू फैसिलिटेट पैरासिटाइजेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट। समझते हैं इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से, किसके, मलेरिया के। ठीक है, अब मलेरिया में आपको पता है कि जो पैरासाइट है उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है ना, प्लाज्मोडियम उसका नाम है। ओके, और यहां पे हमारे क्या होंगे, प्राइमरी होस्ट होंगे और सेकेंडरी होस्ट होंगे। तो प्राइमरी होस्ट कौन होता है, बेसिकली प्राइमरी होस्ट ऐसा होस्ट होता है ना जिसकी बॉडी में पैरासाइट मैच्योरिटी को, ठीक है, रीच करता है। मतलब प्राइमरी होस्ट ऐसे होस्ट होते हैं जिनकी बॉडी में जो पैरासाइट्स होते हैं ना वो फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं। और सेकेंडरी होस्ट कौन से होते हैं, ऐसे होस्ट जिनमें क्या होता है, कुछ डेवलपमेंट स्टेज होती है। ठीक है, समझना, डेवलपमेंट स्टेज का मतलब है कि पैरासाइट जो है अभी क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, धीरे 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 डेवलप कर रहा है। तो कुछ डेवलपमेंट स्टेज किसमें होती है, सेकेंडरी होस्ट में होती है। बट फाइनली जो मैच्योरिटी गेन करता है पैरासाइट वो प्राइमरी होस्ट में करता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे मलेरिया के केस में प्राइमरी होस्ट कौन होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्या है, प्राइमरी होस्ट है, और सेकेंडरी होस्ट हमारा यहां पे क्या होता है, ह्यूमन। क्लियर, ठीक है। और सेकेंडरी होस्ट को ही बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, द ह्यूमन लीवर फ्लग अ ट्रीमाटोड पैरासाइट। ट्रीमाटोड पैरासाइट क्या होते हैं, ट्रीमाटोड मतलब होते हैं फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स क्या होते हैं, फ्लक्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिनमें क्या रहता है, शक्कर रहता है। शक्कर क्यों रहता है, ताकि वो अटैच हो सके किसी ऑर्गन से, किसी होस्ट की बॉडी से अटैच हो सके। ठीक है, तो जो ट्रीमाटोड पैरासाइट है इसमें एग्जांपल क्या है, ह्यूमन लीवर फ्लग। डिपेंड्स ऑन 2 इंटरमीडिएट होस्ट। तो इसके क्या होते हैं, 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, अ स्नेल एंड अ फिश। ठीक है, तो इसमें इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, स्नेल और फिश, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। The malarial parasite needs a vector mosquito to spread to other host। अब आपको पता है जो मलेरियल पैरासाइट होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, उसको जरूरत होती है एक वेक्टर की। वेक्टर मतलब मॉस्किटो की जरूरत होती है, ताकि ये जो प्लाज्मोडियम है ये दूसरे होस्ट में भी जा सके, है ना। तो सीधे से जैसे ये ह्यूमन है यहाँ पे दूसरा होस्ट, ठीक है, तो ये ह्यूमन की बॉडी में प्लाज्मोडियम कहां से आता है, कहां से आता है, जब मच्छर काटता है ना। ये है मच्छर, मच्छर की बॉडी के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम। फिर ये मच्छर जब काटेगा ना इस इंसान को, तो प्लाज्मोडियम जो है वो मच्छर से कहां चले जाएगा, ह्यूमन की बॉडी में। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट। अब देखो यहां पे क्या है, ज्यादातर जो पैरासाइट्स होते हैं ना वो होस्ट को हार्म करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। दे में रिड्यूस द सर्वाइवल, होस्ट के सर्वाइवल को रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, एंड रिप्रोडक्शन को भी अफेक्ट कर सकते हैं होस्ट के। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा, एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब उसकी डेथ हो जाएगी होस्ट की, और उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, दे might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak। अब देखो इसको समझते हैं, यहां पे क्या है, एक हिरन है,
ठीक है, उस हिरन की बॉडी में कोई पैरासाइट है। अब इस पैरासाइट के होने की वजह से क्या है ना, ये जो हिरन है ना, ये वीक हो रहा, फिजिकली वीक हो गया ये। अब मान लो यहाँ पे शेर आ गया, ठीक है, टाइगर आ गया मान लो। अब ये टाइगर क्या है, इस हिरन को खाने जाएगा, है ना, बट लेकिन पैरासिटिज्म होने की वजह से, पैरासाइट होने की वजह से जो हमारा हिरन है वो वीक हो चुका है, तो वो तेजी से भाग नहीं पाएगा, जिस वजह से टाइगर उसको खा जाएगा हिरन को। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। Parasites that feed on the external surface of the host organism are called ectoparasites. तो ectoparasites कौन से पैरासाइट्स होते हैं? ऐसे पैरासाइट्स जो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल सरफेस पे रहते हैं। ठीक है, एक्टोपैरासाइट ना बॉडी के अंदर नहीं जाते, बॉडी के सरफेस पे ही बाहर बाहर रहते हैं। The most familiar example of this group are the fleas on humans and ticks on dogs. तो ये बहुत फेमिलियर एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जुएं होते हैं ना, जुएं वो किस पे रहते हैं? ह्यूमंस के सरफेस पे रहते हैं, मतलब ऊपर रहते हैं, सिर में रहते हैं, अंदर तो जाते नहीं है। तो ये एग्जांपल है एक्टोपैरासाइट के। और डॉग्स में भी आपने देखेंगे टिक्स रहते हैं, है ना, तो वो भी एक्टोपैरासाइट है। मैनी मरीन फिशेस आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासिटिक कोपेपोड्स। अब कोपेपोड क्या होते हैं? देखो, कोपेपोड्स ऐसे स्मॉल क्रस्टेशियंस होते हैं जो कि जो मरीन फिशेस रहती है ना, है ना, जो मरीन फिशेस रहती हैं उनके ऊपर मिलते हैं। ठीक है, कोपेपोड्स क्या होते हैं? स्मॉल क्रस्टेशियंस होते हैं जो कि कई सारी मरीन फिशेस के ऊपर मिलते हैं। तो ये कैसे हो गए? ये हो गए एक्टोपैरासाइट। ठीक है, कसकटा, अ पैरासिटिक प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट्स। अब हेज प्लांट्स क्या होते हैं? देखो, आपने देखा होगा पार्क्स वगैरह में ना बाउंड्रीज बनाई जाती है, तो ऐसे करके नहीं होते, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लांट होते हैं, तो इसकी ऐसे बाउंड्री बना देते हैं, है ना। फिर इधर भी बना दी जैसे इसकी बाउंड्री, छोटे छोटे प्लांट होते हैं जिसको कटिंग करके तैयार किया जाता है इस तरीके से। समझ गए होंगे वैसे, एक बार गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए समझना क्या है, कसकटा। कसकटा क्या होता है? एक पैरासिटिक प्लांट होता है, ठीक है, इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट्स। तो ये जो हेज प्लांट्स होते हैं ना, इसमें हमें क्या मिलता है? कसकटा मिलता है। अब कसकटा ना बेसिकली एक बेल होती है। कसकटा क्या होती है? बेसिकली एक बेल होती है, ठीक है। और इस कसकटा में क्या होता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर ना जो हेज प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम के अंदर चले जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर से बोल रहा हूं, कसकटा जो प्लांट होता है वो बेल की तरह होता है, ऐसे इस पे ऐसे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये जो कसकटा प्लांट रहता है इस पे क्या रहता है? एक रूट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है स्टेम से, किसकी स्टेम से? हेज प्लांट की स्टेम से न्यूट्रिशन डिराइव करता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो अब देखो, सीधी बात है, ये जो कसकटा है इसको तो जरूरत है नहीं खुद से खाना बनाने की, क्योंकि ये खाना किससे ले रहा है? ये जो खाना ले रहा है हेज प्लांट से। तो इसीलिए क्या होता है? कसकटा हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो कसकटा अब खाना बना ही नहीं रहा, उसको फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो हेज प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है। तो इसलिए वो अपने क्लोरोफिल को भी लूज कर देता है और अपने लीव्स को भी लूज कर देता है, मतलब लूज कर दिया है उन्होंने। It derives its nutrition from the host plants which is parasitized. तो यहां पे क्या है? होस्ट प्लांट हमारा है ये हेज प्लांट्स, और पैरासाइट इसमें कौन है? कसकटा। ठीक है, कसकटा हेज प्लांट से न्यूट्रिशन डिराइव करता है। द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट। अब देखो, जो फीमेल मॉस्किटो है उसको पैरासाइट की तरह कंसिडर नहीं किया जाता है, बट लेकिन आपको पता है जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो हमारी बॉडी से ब्लड को इनटेक करती है फॉर रिप्रोडक्शन। तो ब्लड तो वो ले रही है, बट लेकिन उसको पैरासाइट नहीं मानते। क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो क्या होता है कि जो फीमेल मॉस्किटो होती है ना, फीमेल मॉस्किटो, ये ना ब्लड क्यों लेती है? ये ब्लड लेती है रिप्रोडक्शन के लिए, समझेंगे इसको, ठीक है। ब्लड लेती है रिप्रोडक्शन के लिए, एंड नॉट फॉर
न्यूट्रिशन, ठीक है। अपना पेट भरने के लिए फीमेल मॉस्किटो ब्लड नहीं लेती, ये रिप्रोडक्शन के लिए ब्लड लेती है। और हमने क्या पढ़ा है, जो पैरासाइट्स होते हैं वो तो अपना पेट भरने के लिए लेते हैं न्यूट्रिशन या कुछ भी इनटेक करते हैं होस्ट की बॉडी से, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि फीमेल मॉस्किटो को हम पैरासाइट इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो ब्लड को इनटेक करती है फॉर रिप्रोडक्शन एंड नॉट फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन का ब्लड से क्या कनेक्शन है बेसिकली, देखो ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज क्या होता है, काफी अच्छा न्यूट्रिशियस होता है, क्लियर। अब ये जो फीमेल मॉस्किटो होती है ना, इसकी बॉडी के अंदर क्या है, डेवलपिंग फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। ये जो फीमेल मॉस्किटो है इसकी बॉडी में क्या है, एग्स हैं। तो इन एग्स को क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। तो उन एग्स के नरिशमेंट के लिए मॉस्किटो क्या करती है, हमारी बॉडी से ब्लड को निकालती है, और ब्लड में ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज मिल जाता है इन एग्स को, और फिर क्या होता है, एग्स को नरिशमेंट मिल जाता है, ठीक है, समझ गए। ओके, दूसरी एक और चीज क्या है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली फीड करते हैं होस्ट पे, मतलब जो पैरासाइट है वो कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन लेते रहते हैं होस्ट से। बट लेकिन जो फीमेल मॉस्किटो है वो तभी न्यूट्रिशन लेती है, मतलब फीमेल मॉस्किटो तभी ब्लड लेती है जब ब्रीडिंग सीजन आता है। ब्रीडिंग सीजन मतलब जब फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में एग्स होंगे ना, तभी वो ब्लड को लेती है, हमेशा नहीं लेती है, क्लियर। In contrast, endoparasites are those that live inside the host body at different sites. तो जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और डिफरेंट जगह पे रहते हैं, जैसे लीवर में हो सकते हैं वो, किडनी, लंग्स, रेड ब्लड सेल्स, या इसके अलावा और कुछ भी, ठीक है। The life cycle of endoparasites are more complex because of their extreme specializations. अब देखो जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल कैसी रहती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है एज कंपेयर टू एक्टोपैरासाइट्स, क्योंकि जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं ना उनमें एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशंस होती है, मतलब उनमें क्या होते हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, बहुत थोड़ा वो एडवांस होते हैं बेसिकली। देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. अब देखो ये जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली तो क्या रहते हैं, सिंपल रहते हैं, बट लेकिन इनका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है, रिप्रोड्यूस करने की जो क्षमता रहती है इनकी, वो बहुत ज्यादा रहती है। और यही तो चाहिए एक एंडोपैरासाइट को, कि वो सिंपल रहे बट लेकिन बहुत ज्यादा वो डिवाइड करे, बहुत ज्यादा अपने आप को रिप्रोड्यूस करे। अब देखो यहां पे हम एक अलग टाइप के पैरासिटिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रूड पैरासिटिज्म। इन बर्ड्स इज अ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच द पैरासाइट बर्ड ले इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड लेट्स द होस्ट इंक्यूबेट देम। समझते हैं इसको, देखो ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या है, एक है बर्ड जो कि है हमारी कोयल, ठीक है, और एक क्या है, कौवा, कोयल और कौवा। अब देखो यहाँ पे क्या है, कौवे ने अपने लिए घोंसला बनाया बढ़िया सा, ठीक है, और कौवे ने क्या किया, इसमें ना एग दे दिए अपने, कौवे ने अपने एग दे दिए मान लो ये। अब ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है, ये जो कोयल है ना, ये यहाँ गई कौवे के घोंसले में, और कौवे के घोंसले में कोयल ने भी क्या दे दिए, अपने एग दे दिए, ठीक है ना, समझ में आया। कौवे ने क्या बनाया, घोंसला बनाया, और कौवे ने उसमें अपने एग दे दिए, सिंपल। बट लेकिन अब क्या हुआ, कोयल यहां आई कौवे के घोंसले में, और कोयल ने भी कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे दिए। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि जो कोयल के अंडे हैं और जो कौवे के अंडे हैं वो दिखने में एक जैसे हैं। तो इससे क्या होगा, जो कौवा है ना वो पहचान ही नहीं पाएगा कि भाई ये किसी और के अंडे है ना, और फिर कौवा क्या करेगा, इनको हैच करेगा, इनकी देखभाल करेगा इन अंडों की। बट लेकिन एक्चुअली में फायदा किसका हो रहा है, कोयल को फायदा हो रहा है ना, क्योंकि उसके अंडे भी यहाँ पे हैच हो रहे हैं, उसके अंडे की भी देखभाल यहाँ पे कौवा ही कर दे रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये हैच हो जाएंगे तो फिर इन अंडों से तो क्या निकलेंगे, कोयल निकलेगी, और इनसे क्या निकलेंगे, क्रो निकलेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि कोयल ने ना ज्यादा कुछ झंझट नहीं लिया, उसने सारा काम किसको करने दिया,
कौवे को करने दिया और कौवे ने किया भी। और कौवे ने काम क्यों किया? क्योंकि कौवे को पता ही नहीं चला कि भाई ये जो अंडे हैं ये कोयल के हैं, ये किसी और के अंडे हैं, पता ही नहीं चला। और ये क्यों नहीं पता चला? क्योंकि दोनों के अंडे कैसे हैं? सिमिलर हैं देखने में। ठीक है, चलो अब इसमें फायदा किसको हो रहा है? कोयल को फायदा हो रहा है, कौवे को नुकसान हो रहा है, सीधी बात है। इसको आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड, पैरासिटिक बर्ड कौन सी है? कोयल, ठीक है, have evolved to resemble the host eggs in size, color to reduce the chance of host bird detecting the foreign eggs and rejecting them from their nest. तो इवोल्यूशन जब हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ? कोयल के, ठीक है, कोयल के जो अंडे थे वो इस तरीके से दिखने लगे। किसकी तरह दिखने लगे? कौवे के अंडों की तरह, कलर में, साइज में एक जैसे दिखने लगे। अब इससे क्या होगा? इससे जो कौवा है वो पहचान नहीं पाएगा कोयल के अंडों को और उनको भी हैच कर देगा, उनकी भी प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो ये होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ कोयल एंड क्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन स्प्रिंग टू समर। तो वो क्या कह रहा है कि अपने आसपास जो पार्क है ना वहां पे जाओ और ब्रीडिंग सीजन में कोयल और कौवे की जो मूवमेंट है ना उसको देखो एंड वॉच ब्रूड पैरासिटिज्म इन एक्शन। ठीक है, तो यहां पे फिर आप देखोगे ये ब्रूड पैरासिटिज्म आपको मिल रहा है। ओके, बाय बाय।